इन 3 लोगों को बुढ़ापे में औलाद दुख देने के लिए आती है। ज्ञानवर्धक कहानी। पति ने पत्नी के बुजुर्ग पिता को रखने से मना कर दिया तो पत्नी ने पति को दे दिया तलाक। फिर क्या हुआ दोस्तों, दुनिया में जो कुछ भी होता है वह हमेशा वैसा नहीं होता जैसा होता है। हम सोचते हैं कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहां रिश्ते की परख होती है। नमक की तरह जो स्वाद तो मिलता ही, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शरीर पर आत्मा पर आधारित नहीं है, और कुछ त्याग ऐसे होते हैं जो ना किसी को दिग्दर्शन होते हैं ना कोई समझ पाता है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन बच्चों ने उन्हें रोने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये केवल कहानी नहीं, एक आईना है जो बोलता है उसका मतलब क्या होता है। ये कहानी एक काल्पनिक नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जो आज के समय में बहुत सी जगह पर हो रही है। तो कहानी को लाइक करें और वीडियो में बने रहें। कहानी के खत्म होने तक दोस्तों, एक दिन घर के अंदर आवाजें कुछ ज्यादा ही बढ़ी। शब्दों की तलखी से चौधरी भी कांप रही। एक दिन सुरेश की पत्नी कविता थी, जोर जोर से झगड़े रही थी। कविता की आवाज पूरी घर में गूंज रही थी। चेहरा टूटा हुआ लाल था और हाथों की उंगलियां आकाश की ओर हुई थी, जैसे उसने अपने दुखों का खाता खोला से भी लेना चाहते हो। अरे चूल्हे में बाबूजी और वह ताऊ जी, उनकी सेवा का ठेका क्या मैंने ले रखा है। कविता की शादी मैंने तुमसे की थी सुरेश जी, पर यहाँ तो जैसे दो दो बूढ़ों की नस बन के रह गई हूँ। सुरेश रैना का साथी था, जैसे शब्दों की मार से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कविता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। बाबूजी क्या कम थे जो ये ताऊजी भी गांव से चले आए। अरे उनके बेटे बेटियां हैं ना उनके पास मैंने किसी पर कोई एहसान ने नहीं किया और ना ही उनका नाम बताया। भारत भाग्य विधाता की सेवा का ठेका लिया गया है। बने जो फिरते हैं खुद को गांधी तत्व, एक बार कह दो उसकी अपनी बोरिया बिस्तर बांधे और निकले इस घर से, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। कविता की नजर में इतना गुस्सा था, बल्कि एक गहराई थकावट वैसी थी जैसी वह अब और सह नहीं सकती। सुरेश ने धीरे से कहा, कविता मैं हूं, लेकिन वह बाबूजी के बड़े भाई हैं। जब हमारे मुश्किल वक्त में उन्होंने मदद की तो क्या हम आज उन्हें ऐसे छोड़ दें। कविता ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, क्या मदद की? उन्होंने जमीन दी, उसे भी अंदर रेट पर, और कमाते थे तो खर्चा चुराए थे। लेकिन वह भी क्या एहसान अपने ग्राहक की थी। पढ़ाई में पैसे, प्लान तो क्या किया बड़ा काम। सुरेश ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आवाज फिर भी, कविता वो हमारे परिवार का हिस्सा है। कविता ने गुस्से में अपनी बात कही, मैं अभी बाबूजी से कह रहा हूं कि अब उनका भाई इस घर में नहीं रह सकता। कहते हुए कविता पैर पटकते हुए अंदर चली गई। सुरेश भारी मन से उठा ही था, उस दरवाजे के पास व्यक्ति की खांसी की आवाज सुनते ही द्वार पर देखने गए थे धर्मपाल, जो उनकी आंखों में कोई गिला नहीं था, बस एक सूखी सी उदासी का चेहरा था। मैंने सब कुछ सुना, अब कुछ देखने की मुझे ये समझ में नहीं आया कि अब मैं इस घर का हिस्सा न रहूं। तुम निश्चिंत रहो। इतना कहकर धर्मपाल वहां से लौट गए और सुरेश वहीं खड़ा रह गया, अंदर ही अंदर खुद से हारता हुआ। और इधर धर्मपाल बाबू बहुत देर तक सोचते रहे। हरिश्चंद्र, उनके बड़े भाई की उम्र ढल चुकी थी और अब हालात भी ढलते जा रहे थे। पत्नी की मृत्यु के बाद से ही हरिश्चंद्र बाबू गांव में रहना पसंद करते थे। बड़े घर, खेत खलिहान और यादों से भरे आंगन में उनकी आत्मा बसती थी। धर्मपाल ने अब तक उनका भरसक ध्यान रखा था, लेकिन अब उनकी बहू कविता के तानों और बेटे राजेंद्र की चुप्पी ने उन्हें अंदर से थका दिया था। एक शाम अपने कमरे में बैठकर गहरी सांस लेते हुए धर्मपाल ने फोन उठाया और अपनी भतीजी संध्या का नंबर मिलाया। हेलो बेटा। संध्या जी, चाचा जी प्रणाम, सब ठीक तो है? संध्या ने तुरंत पूछा। धर्मपाल की आवाज थोड़ी भारी थी। बेटा, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत अब ज्यादा ठीक नहीं रहती, उम्र भी हो चली है और उन्हें अब संभालना हमारे बस से बाहर होता जा रहा है। संध्या चौंक गई। चाचा जी, ऐसा क्या हो गया? आप तो हमेशा कहते थे कि बाबूजी की देखभाल अच्छे से हो रही है, अब अचानक ये सब क्यों? धर्मपाल एक पल को चुप रहे, फिर बोले, बेटा अब मेरी भी उम्र हो रही है, घर की जिम्मेदारियां राजेंद्र और कविता निभाते हैं, तुम्हारी चाची के जाने
के बाद घर में मेरी बात कितनी चलती है ये तुम समझ सकती हो। अब भाई साहब की देखभाल करना हमारे लिए मुश्किल हो चला है। मैं चाहता हूं कि अब तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो और मुझे माफ कर दो। संध्या की आंखें भर आई। कुछ देर चुप रहकर वह बोली, चाचा जी, बाबूजी के प्राण तो इसी गांव में बसे हैं। माँ के जाने के बाद उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया था। खेती बाड़ी घर द्वार सब कुछ तो आप ही देख रहे थे। इतने सालों से हम लोगों को तो इन सब की जानकारी तक नहीं थी, इसलिए कभी दखल भी नहीं दिया। फिर ऐसा क्या हो गया कि आप अब बाबूजी को वहां से ले जाने को कह रहे हैं? धर्मपाल ने कोई जवाब नहीं दिया, पर संध्या को सब समझ आ गया था। वह जानती थी कि यह फोन केवल एक सूचना नहीं था, यह एक संकेत था कि अब वक्त आ गया है कि वह अपने पिता की जिम्मेदारी खुद उठाए। ये वही संध्या थी जिसने कभी अपनी शादी के वक्त बाबूजी से कहा था, आप जब भी कहिएगा मैं दौड़ी चली आऊंगी। और शायद वह वक्त अब आ चुका था। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार थी। हरिश्चंद्र और धर्मपाल दो सगे भाई थे। हरिश्चंद्र बाबू ने जीवन भर नौकरी की और अपने दोनों बच्चों संध्या और विक्रम को अच्छी शिक्षा दी। पत्नी के निधन के बाद जब बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए तो उन्होंने गांव के पुश्तैनी घर में ही रहना बेहतर समझा। वहीं छोटे भाई धर्मपाल गांव में खेती बाड़ी संभालते थे। धीरे धीरे परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। खाना पीना दवा इलाज सब कुछ अब उन्हीं के घर से जुड़ा हुआ था। संध्या और विक्रम दोनों ने कभी दखल नहीं दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि चाचा पूरी ईमानदारी से उनके बाबूजी का ध्यान रख रहे हैं। हरिश्चंद्र बाबू ने भी इसे समझदारी माना। उन्होंने 6 महीने पहले अपने हिस्से की जमीन धर्मपाल के नाम कर दी, यह सोचकर कि अब उनके खर्चे और देखभाल की जिम्मेदारी उसी से निभाई जा सके। उन्होंने इसे एहसान नहीं, एक आपसी समझदारी माना। संध्या के पति अविनाश एक सम्मानित ग्रामीण डॉक्टर थे और विक्रम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। विक्रम की पत्नी प्रियंका एक उच्च वर्गीय शहरी परिवेश में पली महिला थी, जिसे न तो संयुक्त परिवार में दिलचस्पी थी और न ही रिश्तों के बोझ उठाने का मन। दोस्तों, अब वहीं पर आ जाए जब संध्या के चाचा ने संध्या को फोन करके सारी बात बताए। उधर 1 घंटे बाद संध्या ने जब सब हाल सुन लिया तो सीधे अपने भाई विक्रम को फोन किया। विक्रम, बाबूजी की हालत ठीक नहीं है। चाचा जी का फोन आया था, उन्होंने साफ कहा है कि अब उनकी देखभाल हम ही करें। हमें कल सुबह ही गांव निकलना होगा। विक्रम ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, दीदी अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, बहुत काम है ऑफिस में। संध्या ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, भाई फुर्सत निकालनी पड़ेगी, यह कोई आम बात नहीं है। चाचा जी ने दबाव डालकर कहा है कि हम जाकर देख ले, बात गंभीर है। विक्रम ने लंबी सांस ली और भारी मन से कहा, ठीक है चलते हैं। अगली सुबह दोनों भाई बहन कार से गांव के लिए निकले। रास्ते में विक्रम का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। संध्या ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई परेशान मत हो, एक बार डॉक्टर को दिखा देंगे तो बाबूजी ठीक हो जाएंगे। विक्रम गुस्से में तमतमा कर बोला, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक क्या हो गया? कुछ साल और वह लोग देख लेते तो क्या बिगड़ जाता? जमीन भी तो दे दी थी उन्हें, वह भी कम दाम में, ये सोचकर कि देखभाल करेंगे। पर जब मतलब निकल गया तो रिश्ते भी खत्म कर दिए। संध्या ने धीरे से कहा, पुराने जख्मों को कुरेने से क्या फायदा हो सकता है? बाबूजी आखिरी वक्त अपने बच्चों के पास रहना चाहते हो। विक्रम व्यंग से बोला, आपके लिए तो कह देना आसान है दीदी, लेकिन मेरे लिए नहीं। जीजा जी के पास तो पैसा भी है, घर भी बड़ा है, अगर जरूरत पड़े तो आप ही रख लेना बाबूजी को। आपको तो प्रियंका के स्वभाव के बारे में पता ही है, उसने तो साफ मना कर दिया है। और फिर 3 कमरे के फ्लैट में मैं बाबूजी को कहाँ रखूंगा? वो कुछ पल रुका, फिर एक और कटाक्ष भरे स्वर में बोला, वैसे बाबूजी ने जितना मुझ पर खर्च किया उतना आप पर भी किया। जब रिटायरमेंट के पैसे मिले थे तब आपने खुद कहा था कि कभी जरूरत हो तो याद कर लीजिएगा। उसी भरोसे पर मैंने अपने हिस्से के पैसे भी आपको दे दिए थे, याद है ना? या भूल गई? विक्रम ने गुस्से में चेहरा मोड़ा और खिड़की की ओर देखने लगा। संध्या उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उसका मन भीतर से दुखी था। वह जानती थी कि अब सिर्फ उसकी भावनाएं ही नहीं, उसका
कर्तव्य भी इम्तिहान पर था। विक्रम की बेरुखी और प्रियंका के तानों से व्यथित संध्या का दिल जैसे टूट चुका था। गाड़ी में बैठते वक्त उसने अपने मन में ही फैसला कर लिया था, अगर समय आया तो मैं बाबूजी को अपने साथ रखूंगी, चाहे जो भी हो। वह जानती थी कि कम से कम वह साल में एक बार गांव जाती रही है, लेकिन उसका भाई कभी झांकने तक नहीं गया। दिल में दुख तो था, पर अफसोस से ज्यादा उसके भीतर एक जिम्मेदारी जाग चुकी थी। रास्ता कट गया और गांव आ गया, लेकिन जब उन्होंने घर के बाहर उतर कर हरिश्चंद्र बाबू यानी कि संध्या के पिता को देखा तो संध्या की आंखें भर आई। जहां कभी एक मजबूत आत्मनिर्भर पिता खड़ा रहता था, आज वहीं एक कमजोर दुबला पतला शरीर कांपते हुए खड़ा था। बाबूजी कहते हुए संध्या दौड़ पड़ी और उनके गले से लिपट गई। यह क्या हाल बना रखा है आपने? 6 महीने में इतनी कमजोरी कैसे आ गई? फोन तो कर लेते, मैं तुरंत आ जाती। हरिश्चंद्र बाबू ने कांपती आवाज में कहा। बेटा, तुम लोगों का भी तो अपना जीवन है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। बड़े शहरों की अपनी परेशानियां होती हैं, मैं समझता हूं, लेकिन शायद अब मैं इस घर के लिए ही बोझ बन गया हूं। उनकी आवाज में दर्द भी था और निराशा भी। संध्या ने उन्हें दिलासा दिया। बाबूजी, आप मेरे लिए बोझ नहीं, मेरी ताकत है। चलिए, अब आप मेरे साथ चले गए, मैं आपकी देखभाल करूंगी। अगले ही दिन संध्या अपने पिता को लेकर शहर लौट आई। घर पहुंचने पर उसने अपने पति अविनाश को सब बताया। बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी और आप यहाँ नहीं थे, इसलिए मैं गांव जाकर उन्हें ले आई, संध्या ने धीरे से कहा। लेकिन अविनाश का चेहरा तमा उठा। क्या यहाँ ले आई मतलब? तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? वो गुस्से में भड़क उठा। इतना बड़ा घर मैंने अपने लिए बनवाया है, कोई वृद्धाश्रम खोलने के लिए नहीं। और तुम्हारे पिताजी की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की है, मेरी नहीं। संध्या हक्की बक्की रह गई। उसने कभी अपने पति को इस रूप में नहीं देखा था। जब पैसे लेने थे तो कैसे नाटक करते हुए विक्रम ने सब ले लिए थे, और तुम भी तो दानवीर कर्ण बनकर उसे अपने सारे पैसे दे आई। अब संभालो अपने निर्णय के नतीजे। अविनाश की बातों ने संध्या के दिल को अंदर तक झकझोर दिया। वह व्यक्ति जो दिन रात मरीजों की सेवा करता है, जिसके लिए हर बीमार बुजुर्ग बाबा कहलाते हैं, क्या उसी के घर में उसके ससुर के लिए कोई जगह नहीं? वो और भी जोर से चिल्लाया। मैं अपने और अपने बच्चों के लिए कमाता हूं, दान देने के लिए नहीं। और सुनो, तुम कमाती नहीं हो, मेरी कमाई पर रहती हो, तो कोई निर्णय लेने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। संध्या हाथ जोड़कर बोली, धीरे बोली। अगर बाबूजी ने सुन लिया तो वह जीते जी मर जाएंगे। उन्हें भी तो आत्मसम्मान चाहिए। अविनाश ने उसकी बात को झटकते हुए कहा। अगर इतना ही सम्मान चाहिए तो अपने बेटे के घर क्यों नहीं चले गए? वहां क्यों नहीं रहते? यहाँ क्यों आए? ये कहकर वह ताव में उठकर कमरे से चला गया। संध्या पत्थर बनी खड़ी रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही पति जिसे उसने हमेशा आदर्श माना, आज उसकी नजरों से गिर गया था। मैंने क्यों भरोसा किया इन दोनों पर? उसने मन ही मन सोचा, पहले अपने भाई पर और फिर अपने पति पर। उसे याद आया जब बच्चों का जन्म हुआ था, तब अविनाश ने कहा था, तुम आराम से घर देखो, अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। वह सारी रात यही सोचती रही, अब मदद किससे मांगे? उसके पास अपने खाते में थोड़े पैसे तो थे, लेकिन बिना पति की इजाजत वह खर्च नहीं कर सकती थी। एक पल को मन किया कि विक्रम को फोन कर कहे, जो पैसे मैंने दिए थे वह वापस कर दो, लेकिन फिर सोचकर चुप रह गई। अगली सुबह उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और रोज की तरह सबके लिए नाश्ता बनाया। अविनाश बिना कुछ कहे नाश्ता करके घर से निकल गया। संध्या चेहरे पर मुस्कान लाकर नाश्ते की ट्रे लेकर बाबूजी के कमरे में पहुंची, लेकिन वहां जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी रह गई। उसने देखा कि हरिश्चंद्र बाबू अपने कपड़े, दवाएं और एक पुरानी डायरी संभाल कर बैग में रख रहे थे। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में एक गहरी थकान साफ झलक रही थी। बाबूजी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप सामान क्यों समेट रहे हैं? संध्या ने सवाल किया, जिसकी आवाज में घबराहट छिपी नहीं थी। हरिश्चंद्र बाबू ने मुस्कुराकर देखा और बोले, बेटा, मैं कल ही तो आया हूं, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी गृहस्थी में कलह हो, यह मुझे मंजूर नहीं। मैं जानता हूं अब मेरे लिए यहां जगह नहीं रही। संध्या की
आंखें भर आई। बाबूजी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उन्होंने बैग की चेन लगाते हुए कहा। मैंने एक वृद्धाश्रम में बात कर ली है। वहां के लोग मुझे रखने के लिए तैयार हैं। बस एक विनती है, मुझे वहां पहुंचा दो। मुझे रास्ता नहीं मालूम और अब सहारे की जरूरत है। संध्या टूट चुकी थी। उसने अपने पिता के पास बैठते हुए फपक कर कहा, बाबूजी हम बेटियों को ही क्यों ऐसी परीक्षा देनी पड़ती है? क्या बेटी होना बोझ है? मैं आपसे नजरें कैसे मिला पाऊंगी जब ऊपर जाऊंगी? माँ को क्या जवाब दूंगी? कहते कहते उसका गला भर आया। फिर उसने एक टैक्सी बुक की और भारी मन से अपने बाबूजी को वृद्धाश्रम ले गई। रास्ते में हरिश्चंद्र बाबू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा परेशान मत हो। कई बार परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती। वहां मेरे जैसे कई होंगे। हम सब जैसे तैसे जीना सीख जाते हैं। लेकिन एक वादा करो, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। संध्या की आंखों से बहते आंसू उसके हाथ पर गिर पड़े। वृद्धाश्रम के गेट पर पहुंचकर जब उन्होंने उतरने के लिए कदम बढ़ाया तो वह लड़खड़ा गए, पर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और किसी दूसरे वृद्ध का सहारा लेकर बिना पीछे देखे आश्रम के अंदर चले गए। संध्या वहीं खड़ी रही जैसे समय थम गया हो। उसकी आंखें नम थी, दिल भारी था और अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पिता को आखिरी बार देख रही हो। इसके बाद के दिन सन्नाटे में बीते। राजीव ने एक बार भी फोन कर नहीं पूछा कि बाबूजी कैसे हैं, और अविनाश उसे तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। संध्या हर दिन खुद को संभालने की कोशिश करती, पर किसी से ढंग से बात नहीं कर पाती थी। खाना भी नहीं खा पाती थी। अंदर ही अंदर वह टूटती जा रही थी। वह बार बार खुद से सवाल करती, क्या एक बेटी इतनी मजबूर हो जाती है कि वह अपने पिता को भी सहारा नहीं दे सकती? जो पति आज पिता के लिए नहीं खड़ा हो सका, क्या वह कल मेरी इज्जत और मेरे अधिकारों के लिए खड़ा होगा? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था उसके पास। चौथे दिन सुबह करीब 11 बजे वृद्धाश्रम से फोन आया। नमस्ते, क्या आप संध्या बोल रही हैं? हम बहुत खेद के साथ सूचित कर रहे हैं कि श्री हरिश्चंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। संध्या के हाथ से फोन गिर पड़ा। वह सुन रह गई। उसके कानों में कुछ और सुनाए ही नहीं दे रहा था। फिर उसने धीरे से आंखें पछी, नौकरों को जिम्मेदारी सौंपी और चुपचाप निकल पड़ी अपने पिता की अंतिम यात्रा के लिए। रास्ते भर उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थी। मन में सिर्फ यही चल रहा था, काश विक्रम ने कुछ दिन बाबूजी को अपने पास रख लिया होता। काश अविनाश ने एक बेटे जैसा सहारा दे दिया होता तो आज मैं अनाथ ना होती। जैसे ही वह वृद्धाश्रम पहुंची, वहां के मैनेजर ने उसे देखते ही कहा, मैडम इनके दस्तावेजों में बेटा, बहू, बेटी, दामाद सबका नाम है। फिर आप अकेले कैसे आई? इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? संध्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आत्मा को शांति तो उन्हें 3 दिन पहले ही मिल गई थी, जब उन्हें ये समझ आ गया था कि दुनिया में रिश्ते अब मतलब के हो चुके हैं। जाते समय कोई अपना नहीं होता। हाँ, परमात्मा से इतनी विनती जरूर करूंगी कि उनके जैसे पिता तो सभी को मिले, लेकिन उनके जैसे बच्चे भगवान किसी को ना दे। मैं उनकी बेटी हूं और अब मैं ही सब कुछ हूं। आप जो भी करना चाहें मुझे बताएं, मैं करूंगी। दोस्तों, तभी वृद्धाश्रम के मैनेजर ने एक सफेद लिफाफा संध्या को सौंपा। उस पर साफ साफ लिखा था, मेरी बेटी संध्या के नाम। कांपते हाथों से संध्या ने लिफाफा खोला। भीतर रखे कागज पर उसके पिता हरिश्चंद्र बाबू की लिखावट थी। शब्दों में भाव थे और भावों में एक पिता का आखिरी संदेश, बेटा इस दुनिया में जब तक अपने बाल बाल बच्चे पर हो तभी तक लोग पूछते हैं, वरना रिश्ते भी तौलते हैं और हालात भी। मैं चाहता हूं कि अब तुम फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। जब तक मैं जीवित था मैंने कोशिश की कि मेरी बेटी सम्मान से जिए। अब जब मैं जा रहा हूं तो तुम्हें किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। मैंने जो थोड़े बहुत पैसे छोड़े हैं और जो गांव का घर है उसे बेचकर अपने लिए एक नई शुरुआत करना। इस संपत्ति में तुम्हारे भाई विक्रम का कोई अधिकार नहीं होगा। ये सब कुछ केवल तुम्हारे लिए है। खुश रहो मेरी बच्ची हमेशा। हर शब्द मानो संध्या के अंदर एक नई ताकत भर रहा था। उसकी आंखें नम थी, लेकिन अब वो आंसू कमजोरी के नहीं, आत्मबल के थे। संध्या ने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने का निश्चय कर लिया। उसने खुद ही हरिश्चंद्र बाबू का अंतिम
संस्कार पूरे सम्मान और रीति रिवाज से किया। उसने अपने भाई विक्रम को खबर दी, लेकिन जब उसने आने से इनकार कर दिया तो संध्या ने उसे पूरी तरह से इस प्रक्रिया से बेदखल कर दिया। कुछ समय बाद संध्या ने गांव का घर अच्छे दाम में बेच दिया। उसी पैसे से शहर में एक छोटा लेकिन सुंदर और सुकून भरा घर खरीदा, एक ऐसा घर जहां अब वह अपने नियमों से जी सकती थी। उसने अविनाश पति से तलाक ले लिया। जब अविनाश पछताते हुए माफी मांगने आया तो संध्या ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरे पिता को लौटा सकते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इसके बाद उसने अपने भाई विक्रम से भी सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब वह ना तो उसका नाम लेती थी ना ही उसे जानती थी। अब संध्या अकेली नहीं थी, वह आत्मनिर्भर थी, अपने बच्चों के साथ रहने लगी और खुद का छोटा सा क्लिनिक खोल लिया जहां वह महिलाओं और बुजुर्गों की सेवा करती थी। वक्त बीता। कुछ महीने बाद विक्रम और प्रियंका का सब कुछ खत्म हो चुका था। व्यापार डूब गया, नौकरी चली गई और अब पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। एक दिन वे संध्या के दरवाजे पर आए गिड़गिड़ाते हुए मदद की गुहार लगाने, लेकिन संध्या ने नजरें उठाकर कहा, माफ कीजिए, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं आपको जानती नहीं। दोनों मुंह लटकाकर लौट गए। मित्रों, सवाल यही है, क्यों हर बार परीक्षा सिर्फ पत्नी की होती है? क्यों बेटी को अपने ही घर में पराया मान लिया जाता है? क्या शादी के बाद बेटी के पिता उसके नहीं रहते? क्या एक लड़की जो ससुराल संभाल सकती है वह अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती? इसलिए जरूरत है बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की, ताकि वह जब चाहे जो सही हो उसका फैसला खुद ले सके, बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी के सहारे के। तो दोस्तों, चलिए अब कुछ सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नंबर 1, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं, वह तो जीवन की सच्चाई है। बस दुख तब होता है जब अपनों के बीच भी अकेलापन मिल जाए। मित्रों, बुढ़ापा वह अवस्था होती है जब व्यक्ति भावनात्मक सहारे की तलाश करता है। पर आज की दुनिया में जहां दौलत और दिखावा रिश्तों से बड़ा हो गया है, वहां वृद्ध माँ बाप अपनों के बीच भी पराये हो जाते हैं। नंबर 2, रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से चलते हैं, और जहां भावनाएं खत्म होती हैं वहां रिश्ता सिर्फ एक दिखावा रह जाता है। अक्सर देखा गया है कि खून के रिश्ते भी तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें अपनापन हो, वरना वही बेटा वही बहू जिनके लिए माँ बाप ने सब किया वही उन्हें बोझ समझने लगते हैं। नंबर 3, औलाद जब तक जरूरतमंद होती है माँ बाप भगवान लगते हैं, और जब सब कुछ मिल जाए तो वही भगवान बोझ बन जाते हैं। माता पिता के बलिदान तब तक याद रहते हैं जब तक बच्चे जरूरतमंद होते हैं। जैसे ही बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं उन्हें लगता है अब वे किसी का एहसान नहीं मानते। ये सोच उन्हें सबसे बड़ा धोखा देती है। नंबर 4, जिस घर को बनाने में एक उम्र लग जाती है उसे छोड़ने में सिर्फ एक ताना और एक धक्का ही काफी होता है। मित्रों, बुजुर्गों को जब अपने ही घर से निकाल दिया जाता है तो उनका मन नहीं टूटता, उनकी आत्मा टूटती है। जिस घर में उन्होंने बच्चों को बड़ा किया उसी घर से जब निकाला जाता है तो जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। नंबर 5, मतलबी लोग कभी रिश्तों की कीमत नहीं समझते, क्योंकि उनके तराजू में सिर्फ पैसा तोला जाता है, भावना नहीं। मित्रों, ऐसे लोग हर चीज को सौदेबाजी की नजर से देखते हैं। माँ बाप का प्यार, त्याग, आशीर्वाद सब उन्हें तब तक ही दिखता है जब तक वह उनके फायदे के लिए हो। नंबर 6, बेटी विदा हो सकती है लेकिन उसका हक नहीं। अगर बेटा घर का वारिस है तो बेटी आत्मा की वारिस होती है। समाज में यह मान लिया गया है कि बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं, लेकिन असल में वही बेटियां माँ बाप की सबसे बड़ी ताकत बनती हैं जब सब मुंह मोड़ लेते हैं। नंबर 7, बुढ़ापे की सबसे बड़ी त्रासदी बीमारी नहीं अकेलापन है। वह अकेलापन जो अपनों की मौजूदगी में भी महसूस होता है। शरीर की कमजोरी से ज्यादा आत्मा तब टूटती है जब पास बैठे अपने ही लोग अनजान बन जाएं और वह खामोशी से सब कुछ सहना पड़े। नंबर 8, जो माँ बाप अपनी पूरी जवानी बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं वही बुजुर्ग जब बुजुर्ग होते हैं तो उनके लिए घर छोटा पड़ जाता है। ये समाज की कड़वी सच्चाई है कि जिनके लिए माँ बाप ने पूरी जिंदगी जी वही बच्चे बाद में उन्हें वृद्धाश्रम या किसी कोने का हकदार मानते हैं। नंबर 9, सबसे बड़ा सवाल है कि औलाद
क्यों बदल जाती है तो मित्रों औलाद तब बदलती है जब मूल्य की जगह मोल देखा जाने लगे, जब संस्कारों की जगह स्वार्थ सिखाया जाए और जब परिवार कर्तव्य नहीं बल्कि जिम्मेदारी लगने लगे। असल में बच्चे नहीं बदलते, उनका परिवेश, परवरिश और प्रभाव बदलता है और फिर रिश्ते बस नाम के रह जाते हैं। नंबर 10, अगर बेटी को आत्मनिर्भर बना दिया जाए तो वह पिता की सबसे मजबूत लाठी बन सकती है। बेटी को पढ़ाई, निर्णय और आत्मबल दिया जाए तो वह उस वक्त में भी खड़ी रह सकती है जब बेटा पीछे हट जाए और जमाना ताने मारे। मित्रों, इस संबंध में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।